स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर जिला। मैं तौसीफ सर। आज से हम शुरू कर रहे हैं कॉम 6 की एमसीक्यू की लेक्चर सीरीज। इस लेक्चर सीरीज में 4 वीडियो बनाऊंगा मैं और चारों यूनिट आपके कवर करने की कोशिश करूंगा। बहुत सारे एमसीक्यूज इसके अंदर हैं। आप लोग इसको पहले, आप लोग जैसे मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि पहले लेसन को एक बार थोड़ा सा अच्छे से रीड कर लीजिए और उसके बाद एमसीक्यूज चाहिए, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि इनके जो टेक्स्ट लेसन के पीछे एमसीक्यू दिए है उसी में से है, उसके एक्स्ट्रा भी आ सकते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है फिर भी। लेकिन इसके अलावा भी आ सकते हैं, तो आपको अगर अच्छे मार्क्स लाना है तो पूरे लेसन पढ़िए और फिर उसके बाद ये आइए, तो आप लोग को ज्यादा बेनिफिट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इंश्योर्स द अवेलेबिलिटी ऑफ कॉम्पिटेंट। तो कस्टमर की, पब्लिक की, मैन पावर की, क्लरिकल स्टाफ की, तो मैन पावर, कॉम्पिटेंट मैन पावर हम लोग को मिलेगा अगर हम लोगों ने HRM सही से किए तो। डैश इज द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग फ्यूचर मैन पावर नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि फ्यूचर में कितनी मैन पावर हम लोग को लग सकती है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रमोशन, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, प्लेसमेंट ऑफ एम्प्लॉय, सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉय। तो क्या आएगा हमारा? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग हम लोग क्या करते हैं? पता करते हैं कि फ्यूचर, हम लोग अंदाजा लगाते हैं कि फ्यूचर में कितने एम्प्लॉय लग सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर नीड्स टू अलाइन एचआरएम पॉलिसी विद। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को एचआरएम की पॉलिसी अलाइन करना पड़ती है, मिक्स करना पड़ती है, लेकिन साथ में चलना पड़ती है विद डैश स्ट्रेटजी। किस स्ट्रेटजी की? तो कॉम्पिटिटर्स, गवर्नमेंट, कॉर्पोरेट, पब्लिक। तो इसका आएगा आप लोग का कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी के हिसाब से। ठीक है, तो चलिए। डैश एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ स्टडीइंग एंड कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू ऑपरेशन एंड रिस्पांसिबिलिटी ऑफ स्पेसिफिक जॉब। कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए हम लोग क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं किसी जॉब के लिए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसको ऑपरेशन क्या लगेगा, वो सब हम लोग को पता करने की कोशिश करते हैं, बराबर ना? तो इसके अंदर कौन सा प्रोसेस आता है हम लोग का, हम लोग को बताना है, बराबर ना? तो जॉब, रोल, कॉस्ट, बेनिफिट, स्ट्रेटजी। तो इसका आएगा आप लोग का जॉब। ठीक है ना? जॉब एनालिसिस से हम लोग को पता चलता है कि एक पर्टिकुलर काम के अंदर क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लगेगी, क्या क्या काम करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है आप लोग का डैश द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग एंड अट्रैक्टिंग कैपेबल कैंडिडेट टू अप्लाई फॉर द जॉब। कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं? सर्च करते हैं, लोगों को, कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट करते हैं, और ताकि लोग क्या करें, हमारी जॉब के लिए अप्लाई करें हमारी कंपनी के। सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट, इंडक्शन, जॉब एप्लीकेशन। तो इसका आएगा आप लोग का रिक्रूटमेंट में हम लोग क्या करते हैं? कॉम्पिटेंट स्टाफ को, जो स्टाफ हम लोग को चाहिए वैसे स्टाफ को हम लोग अट्रैक्ट करते हैं। डैश इज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ कंपनी टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट एवरी कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द जॉब। क्या एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जिसके जरिए हम लोग क्या करते हैं? कंपनी में जो भी लोग कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं उनको इंफॉर्मेशन हम लोग लेते हैं, बराबर ना? तो एप्लीकेशन फॉर्म, अपॉइंटमेंट फॉर्म, एप्लीकेशन ब्लैंक, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट बोल रहा है, तो इसका आएगा आप लोग का एप्लीकेशन ब्लैंक। ठीक है ना? तो इसका आएगा आप लोग का एप्लीकेशन ब्लैंक। ठीक है ना? स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हम लोग क्या करते हैं? पूरा, आप जैसे कोई कंपनी में आओ तो रिज्यूम आप लोग देते हो, लेकिन रिज्यूम अपनी मर्जी से, कोई नाम ऊपर लिखता है, कोई नाम एंड में लिखता है, कोई बीच में लिखता है, अलग अलग जगह से लिखते हैं। लेकिन कंपनी अपना एप्लीकेशन ब्लैंक देगी तो उन लोग के जो फॉर्मेट में उनको चाहिए वो फॉर्मेट में उनको आपको भर के देना पड़ेगा, जैसे आप एप्लीकेशन भरते हैं। ठीक है ना? उसको एप्लीकेशन ब्लैंक बोलते हैं। चलिए 7th पे आते हैं। 7th पे आप लोग का डैश इज अ टेस्ट टू कंडक्ट जज स्पेसिफिक टैलेंट और स्किल टू हैंडल अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ जॉब। कौन सा ऐसा टेस्ट है जिसके जरिए हम लोग चेक करते हैं, जज करते हैं किसी का टैलेंट और स्किल के वो पर्टिकुलर जॉब को हैंडल कर सकता है कि नहीं कर सकता है? एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, इंटेलिजेंस, स्पेसिफिक। तो हम लोग का आएगा इसका एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड से हम लोग चेक करते हैं कि ये पर्टिकुलर काम के लिए वो काम टैलेंटेड है कि नहीं, स्किल है कि नहीं। इन डैश इंटरव्यूज आर कंडक्टेड इन डैश इंटरव्यूज आर कंडक्टेड एज पर द रूल्स एंड प्रैक्टिसेस। किसके हिसाब से हम लोग रूल्स और प्रैक्टिस के हिसाब से इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं? तो सिंपल सी बात है, स्ट्रेस, फॉर्मल, इनफॉर्मल, पर्सनालिटी। तो किसमें आएगा आप लोग का फॉर्मल। फॉर्मल इंटरव्यू में हम लोग क्या करते हैं? रूल्स और प्रैक्टिसेस के हिसाब से ही इंटरव्यू लेते हैं। ये हो गया आप लोग का एक। इन डैश इंटरव्यू अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चन टू बी आस्क्ड टू बी कैंडिडेट इज प्रिपेयर्ड वेल इन एडवांस। कौन से इंटरव्यू में हम लोग जो क्वेश्चन इंटरव्यू मतलब कैंडिडेट से, जो हमारे इंटरव्यू मतलब जो हम इंटरव्यू देने आया है, उससे हम लोग कौन से क्वेश्चंस पूछने वाले वो पहले से हम लोग एडवांस में बना के रखते हैं। स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, इनफॉर्मल, एडवांस। तो इसका आएगा आप लोग का स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू मतलब हम लोग को कौन से क्वेश्चन पूछना है वो पहले से ही हम लोग बना के रखते हैं। डैश रिफर्स टू हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉय इन रिस्पेक्ट ऑफ जॉब पोजीशन। किसको हम लोग बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉयज इन रिस्पेक्ट ऑफ जॉब पोजीशन। हॉरिजॉन्टल मतलब एक ही पोजीशन पे चेंज होगा, मतलब वर्टिकल मतलब ऊपर नीचे आएगा ना, पोजीशन ऊपर नीचे होगी। हॉरिजॉन्टल मतलब एक ही पोजीशन, मतलब कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं तो अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग पोजीशन होती है, तो उस पोजीशन के हिसाब से अगर वो मूव करेगा तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रेनिंग बोलते हैं, प्रमोशन बोलते हैं, ट्रांसफर बोलते हैं, प्रोडक्टिव मूवमेंट बोलते हैं। तो इसका आएगा आप लोग का ट्रांसफर। क्योंकि ट्रांसफर में क्या होता है? आप लोग को सेम पोजीशन रहती है, खाली क्या होता है? पोजीशन सेम रहेगी लेकिन आप लोग का डिपार्टमेंट क्या हो जाएगा?
ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है ना। तो ये हो गया आप लोग का 10th। चलिए स्टार्ट करते हैं 11 पे आते हैं। एम्प्लॉयज वेलफेयर इंक्लूड, एम्प्लॉयज वेलफेयर में क्या क्या आता है? काउंसलिंग, क्रेज फैसिलिटी, प्रमोशन, कोचिंग। तो इसमें सबसे बेस्ट क्या है आप लोग का? अगर वेलफेयर देखेंगे हम लोग एम्प्लॉय की तो बराबर ना, तो इसमें आएगा आप लोग का क्रेच फैसिलिटीज, ठीक है ना। तो वो आप लोग के एम्प्लॉयज वेलफेयर में आता है। काउंसलिंग, प्रमोशन, कोचिंग ये सब आप लोग का एम्प्लॉयज डेवलपमेंट में आता है, वेलफेयर में नहीं आता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, डैश रिफर्स टू फिटिंग द राइट पर्सन एट राइट प्लेस ऑफ वर्क। कौन से प्रोसेस को हम लोग सही आदमी को सही प्लेस पे लगाने को हम लोग बोलते हैं? कौन सा प्रोसेस होता है वो? रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, प्रमोशन। तो उसका आएगा आप लोग का प्लेसमेंट। प्लेसमेंट refers to fitting a right person at a right place of work. Dash is the process of choosing a right person for a right job. तो इसका आएगा आप लोग का सिलेक्शन, बराबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डैश टेस्ट मेजर द स्किल एंड नॉलेज रिक्वायर्ड फॉर द जॉब। कौन से टेस्ट से हम लोग को हम क्या करते हैं? सामने वाले कैंडिडेट का नॉलेज और स्किल्स मेजर करते हैं कि ये जॉब के लिए बराबर है कि नहीं है, मतलब जॉब के लिए कौन सी परफॉर्मेंस, जीके, इंटरेस्ट, पर्सनालिटी। तो इससे मालूम पड़ेगा आप लोग को, परफॉर्मेंस टेस्ट से पता चलेगा कि वो इस जॉब के लिए कैपेबल है कि नहीं है, मतलब जो स्किल चाहिए वो है कि नहीं है उसके पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, डैश टेस्ट हेल्प टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक टैलेंट टू हैंडल पर्टिकुलर टाइप ऑफ जॉब। कौन से टेस्ट से हम लोग पता चलता है कि हम लोग कौन से टेस्ट से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर टैलेंट, स्पेसिफिक टैलेंट हम लोग को ये जॉब के लिए जो लगेगा वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बराबर ना। परसेप्शन, एप्टीट्यूड, जीके, इंटरेस्ट। तो इससे आएगा आप लोग का एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड से पता चलता है हम लोग को, एप्टीट्यूड टेस्ट से पता चलेगा कि ये स्पेसिफिक टैलेंट जो हम लोग को चाहिए वो मिले है, इसके अंदर है कि नहीं है, कैंडिडेट के अंदर है कि नहीं है, ठीक है ना। इंटरव्यू इज अ डैश कम्युनिकेशन बिटवीन कैंडिडेट एंड इंटरव्यूअर, वन वे, थ्री वे, टू वे, फोर वे। तो सिंपल सी बात है, जो इंटरव्यू होता है टू वे कम्युनिकेशन होता है, बराबर ना। आगे, डैश इज अ स्पेसिफिक फॉर्मेट टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द जॉब। डैश एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट कैंडिडेट अप्लाई फॉर द जॉब। एप्लीकेशन ब्लैंक, इनविटेशन लेटर, इंटरव्यू लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर, बराबर ना। तो इसका आएगा आप लोग का एप्लीकेशन ब्लैंक। हम लोग एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में क्या करते हैं? इंटरव्यूअर का जो इंटरव्यू देना है उसका इंफॉर्मेशन लेते हैं, बराबर ना। डैश इज हैंडल्ड बाय अ जूनियर एग्जीक्यूटिव इन रिस्पेक्ट ऑफ सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉइज। कौन हैंडल करता है? जूनियर एग्जीक्यूटिव। हैंडल बाय जूनियर, मतलब किसको हैंडल करता है जूनियर एग्जीक्यूटिव? सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉइज, मेडिकल चेक, इनिशियल स्क्रीनिंग, फाइनल इंटरव्यू, सिलेक्शन। तो कौन सबसे जो जूनियर एग्जीक्यूटिव रहेगा, जूनियर स्टाफ रहेगा, वो क्या करेगा? इनिशियल स्क्रीनिंग, मतलब सिर्फ बायोडाटा चेक करना, ये मतलब कैपेबल है कि नहीं है। कोई रहता ना कि 2 साल 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा था हमने, 2 साल का एक्सपीरियंस मैंने भी अप्लाई कर दिया तो हम उसको हटा देंगे, नहीं चाहिए बोले, एटलीस्ट 5 साल का चाहिए ना हम लोग को। तो ऐसे ऐसे इनिशियल स्क्रीनिंग कौन करता है? जूनियर एग्जीक्यूटिव करता है। नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्स डैश इन्वॉल्व्स ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट फोरकास्ट। ह्यूमन रिसोर्स क्या इन्वॉल्व होता है ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट के लिए? प्लानिंग, डेवलपमेंट, मैनेजमेंट, प्लेसमेंट। तो सिंपल सी बात हमने पढ़े थे, अभी ऊपर ही पढ़े थे कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग ही हम लोग क्या करते हैं? फोरकास्ट करते हैं, उससे ही फोरकास्ट करते हैं कि कितना एम्प्लॉय हम लोग को लगने वाला है। आगे 20, डैश मैनेजर्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन काउंसलिंग एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। कौन सा मैनेजर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है काउंसलिंग और स्ट्रेस मैनेज करने के लिए स्टाफ के? एचआर, फाइनेंस, मार्केटिंग, प्रोडक्शन। सिंपल सी बात है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर ही करेगा। फाइनेंस, मार्केटिंग वाले जितना काम करते हैं वो लोग, लेकिन उनका मेन काम रहता है, इंपॉर्टेंट रोल एचआर का ही होता है। नेक्स्ट है रिक्रूटमेंट एट द फैक्ट्री गेट इज अ डैश सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट फैक्ट्री गेट के ऊपर हम लोग रिक्रूटमेंट करें तो कौन सा सोर्स है? इंटरनल, एक्सटर्नल, पब्लिक, आउटसाइड। तो इसका आएगा आप लोग का एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, ठीक है ना। 21 का हो गया आप लोग का एक्सटर्नल। नेक्स्ट है जॉब डैश रिजल्ट इन ग्रेटर कमिटमेंट ऑफ द पार्ट ऑफ एम्प्लॉय। जॉब डैश सिक्योरिटी, सेटिस्फेक्शन, प्रमोशन, मोटिवेशन। तो कमिटमेंट की बात करें तो जॉब सबसे जरूरी क्या है उसके लिए? सेटिस्फेक्शन जरूरी। जॉब सेटिस्फेक्शन होगा तो स्टाफ क्या रहेगा? कमिटेड रहेगा, ज्यादा कमिटेड रहेगा। आगे स्ट्रेटेजिक HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज अ डैश मैनेजमेंट ऑफ द एम्प्लॉय ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ये कौन सा मैनेजमेंट है हमारे एम्प्लॉय, बराबर ना। प्रोएक्टिव, रिएक्टिव, एक्टिव, पैसिव। तो ये हम लोग को बताना है, बराबर ना। तो इसका क्या होता है हम लोग का HRM, जो स्ट्रेटेजिक HRM होता है वो प्रोएक्टिव होता है, मतलब हम लोग पहले से ही सोच के रखते हैं, पहले से डिसीजन ले लेते हैं एम्प्लॉयज के बारे में ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। डैश HRM इज कंसर्न विद डेवलपमेंट प्रोसेस कैपेबिलिटीज ऑफ द एम्प्लॉय। कौन सा HRM कैसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं? जो डेवलपमेंट प्रोसेस देखता है एम्प्लॉयज की कैपेबिलिटी के लिए, बराबर ना। तो वो हम लोग को पता करना है। तो कौन कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन दिया प्रोसेस, स्ट्रेटेजिक, ट्रेडिशनल, जनरल। तो इसका आएगा आप लोग का स्ट्रेटेजिक HRM। HRM इज अ डैश अप्रोच ऑफ मैनेजिंग एम्प्लॉयज। HRM कौन सा अप्रोच है हम लोग का एम्प्लॉयज को मैनेज करने का, बराबर ना। तो मल्टी डिसिप्लिनरी, फंक्शनल, डेवलपमेंट, सिंगल डिसिप्लिन। तो इसका आएगा मल्टी डिसिप्लिनरी, बराबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जॉब डैश इज एन ओवरऑल समरी ऑफ जॉब रिक्वायरमेंट। जॉब डैश है ओवरऑल समरी ऑफ जॉब रिक्वायरमेंट है। स्पेसिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन, सिक्योरिटी, डिजाइन। जॉब स्पेसिफिकेशन,
क्या क्या जॉब के लिए चाहिए हम लोग, बराबर ना। तो उसके बाद आएगा हम लोग का जॉब डिस्क्रिप्शन, सिक्योरिटी डिजाइन। तो जॉब डिस्क्रिप्शन होता है जो ओवरऑल समरी होता है जॉब रिक्वायरमेंट का। जॉब डैश इज एन ऑर्गेनाइज्ड फैक्चुअल स्टेटमेंट ऑफ ड्यूटीज एंड रिस्पांसिबिलिटी ऑफ स्पेसिफिक जॉब। जॉब डैश इज एन ऑर्गेनाइज्ड फैक्चुअल स्टेटमेंट ऑफ ड्यूटीज, जॉब स्पेसिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन, सिक्योरिटी डिजाइन। तो इसका क्या आएगा आप लोग का जॉब डिस्क्रिप्शन आएगा। जॉब डिस्क्रिप्शन से ही हम लोग को पता चलता है कि ड्यूटीज और रिस्पांसिबिलिटी हमारी क्या है। 28 पे आते हैं। जॉब डैश इज स्टेटमेंट ऑफ मिनिमम एक्सेप्टेबल ह्यूमन क्वालिटीज नेसेसरी फॉर परफॉर्मेंस ऑफ जॉब। मतलब जॉब डैश कौन सी जॉब, मतलब जॉब क्या बोलते हैं, अलग अलग इसके टाइप दिया है। तो उसमें लिखा है कि कौन किस में पता चलता है हम लोग को कि मिनिमम कैपेबिलिटी क्या, ह्यूमन क्वालिटी क्या होना चाहिए जो हम लोग ये काम के लिए जरूरी है। तो जॉब स्पेसिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन, सिक्योरिटी डिजाइन। तो इसका आएगा स्पेसिफिकेशन, बराबर ना। ओके, डिस्क्रिप्शन में तो आपकी ड्यूटीज क्या है, आपको जॉब में क्या करना है वो आपको बताया जाता है। स्पेसिफिकेशन में क्या जॉब, मतलब आपके पास क्या क्वालिटी होना चाहिए जॉब करने के लिए, वो आपको बताता है। जॉब डैश रिफर्स टू अप्रोप्रिएट जॉब स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, फंक्शन एंड रिलेशनशिप। जॉब डैश रिफर्स टू अप्रोप्रिएट जॉब स्ट्रक्चर, आपका जॉब स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, फंक्शन, रिलेशनशिप। आपके फंक्शन क्या रहेगा, आपका रिलेशनशिप क्या रहेगा, वो आपको बताना है, बराबर ना। तो इसमें आएगा जॉब डिजाइन, ठीक है। तो 20 का डिजाइन। नेक्स्ट है डैश इनिशियली डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम स्टडी। टाइम स्टडी के बारे में उन्होंने 12th में भी पढ़े थे, वो किसने डेवलप किया था, एफ.डब्ल्यू. टेलर ने, बराबर ना। आगे 31 मोशन स्टडी वाज इनिशियली इंट्रोड्यूस्ड बाय डैश। मोशन स्टडी किसने इंट्रोड्यूस किया था, एफ.डब्ल्यू. टेलर, हैरोल्ड कुंट्ज, पीटर ड्रकर और फ्रैंक गिलबर्ट। तो आप लोग को अगर पता हो तो इसको फ्रैंक गिलबर्ट ने पहली बार इंट्रोड्यूस किया था मोशन स्टडीज को, ठीक है ना। आगे डैश स्टडी वाज कंडक्टेड टू रिड्यूस टायर्डनेस ऑफ एम्प्लॉयज। कौन सी स्टडीज को हम लोग कंडक्ट करते हैं जाके एम्प्लॉयज का टायर्डनेस क्या हो जाए, कम। फैटिग, टाइम, मोशन, ह्यूमन रिसोर्स। तो सिंपल सी बात है, फैटिग स्टडी करेंगे तो समझ में आएगा हम लोग को कि हम लोग क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉयज का टायर्डनेस को कम कर सकते हैं। जॉब डैश रिफर्स टू हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन ऑफ जॉब। हॉरिजॉन्टल मतलब ऊपर, बराबर ना। तो जॉब एनलार्जमेंट, एनरिचमेंट, फ्लेक्सिबिलिटी, रोटेशन। तो इसका क्या आएगा आप लोग का, तो इसका आएगा जॉब एनलार्जमेंट, मतलब उसकी पोस्ट बढ़ाएंगे। हॉरिजॉन्टल मतलब ऊपर जाएगा ना, वो पोजीशन बढ़ेगी उसकी। वर्टिकल मतलब एक ही पोजीशन पर रहेगा, देखो यहाँ पे आ गया। जॉब डैश रिफर्स टू वर्टिकल एक्सपेंशन ऑफ जॉब। तो एनलार्जमेंट, एनरिचमेंट, फ्लेक्सिबिलिटी और इसका आएगा रोटेशन, बराबर। तो इसका आएगा आप लोग का एनरिचमेंट, बराबर। वर्टिकल एक्सपेंशन करें आप लोग को, मतलब आप एनरिच करें आपकी जॉब। पहले आप एक चीज सीखते थे, दूसरे डिपार्टमेंट डालते, दूसरे डिपार्टमेंट की चीजें भी आप लोग सीखने लगेंगे। नेक्स्ट है जॉब डैश प्रोवाइड फ्रीडम टू एम्प्लॉय इन डिजाइनिंग द नेचर ऑफ देयर वर्क परफॉर्मेंस। जॉब डैश प्रोवाइड हम लोगों को क्या प्रोवाइड करता है, फ्रीडम टू एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को फ्रीडम देता है डिजाइनिंग द नेचर इन देयर वर्क परफॉर्मेंस, वर्क परफॉर्मेंस को। तो उसका आएगा आप लोग का सिंपल सी बात है एनलार्जमेंट, एनरिचमेंट, तो आएगा आप लोग को फ्लेक्सिबिलिटी। जॉब डैश रिफर्स टू मूवमेंट ऑफ द एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब टू अनदर जॉब, एक जॉब से दूसरे जॉब पे आने का, बराबर ना। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, रोटेशन, बराबर है। आगे कीवर्ड सर्च इज अ टेक्निक ऑफ ई सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट, पर्सन सिलेक्शन, की सिलेक्शन। तो इसका आएगा आप लोग का कीवर्ड सर्च से आप लोग किसका टेक्निक है ये, ई सिलेक्शन, क्योंकि ऑनलाइन में ही आप लोग को कीवर्ड की जरूरत पड़ती है। डैश इंटरव्यू हेल्प्स टू ऑर्गेनाइज टू नो शॉर्टकमिंग्स ऑफ इट्स पॉलिसी एंड प्रैक्टिसेस। कौन से इंटरव्यू से हम लोग को पता चलेगा कि हम लोग के ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या शॉर्टकमिंग्स है और क्या क्या पॉलिसीज के बारे में, कैसी पॉलिसी हमारी बराबर है कि नहीं है, सब वगैरह। तो किससे पता चलता है, एग्जिट इंटरव्यू। एग्जिट इंटरव्यू मतलब जब स्टाफ छोड़ के आता है ना, उससे भी इंटरव्यू लेते हैं कि क्यों छोड़ रहा है, क्या रीजन है उसका, तो उससे ही पता चलेगा। अंडर डैश जॉब, अंडर डैश जॉब, द जॉब आर डिवाइडेड इनटू सब पार्ट्स। किसके अंदर जॉब्स को हम लोग क्या करते हैं, सब डिवाइड करते हैं, बराबर ना। तो इधर हम लोग को पूछा है एनलार्जमेंट, एनरिचमेंट, फ्लेक्सिबिलिटी, सिंप्लीफिकेशन। इसका आएगा आप लोग का सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट है जनरली डैश एचआरएम टेक रिएक्टिव डिसीजन रिलेटिंग टू एचआर। जनरली कौन सा एचआरएम रिएक्टिव डिसीजन लेता है, वो प्रोएक्टिव था, प्रोएक्टिव हम लोग का स्ट्रेटेजिक था, बराबर ना। तो इसका आएगा आप लोग का ट्रेडिशनल, पुराना वाला, बाद में होने के बाद करते थे। इसमें क्या है, पहले से ही हम लोग चीजें एडवांस में ही करके रखते हैं। इफेक्टिव एचआरएम ब्रिंग्स डैश बेनिफिट टू एम्प्लॉयज, ऑर्गेनाइजेशन एंड सोसाइटी। सिंपल बात है, इसको जो एचआरएम का बेनिफिट मिलेगा हम लोग को, लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेगा, तो इसका आएगा लॉन्ग टर्म। तो ये हो गया आप लोग का लेसन नंबर, मतलब यूनिट नंबर 1 खत्म। ये आप लोग के आंसर्स नीचे दिए हुए, आप लोग चेक कर लीजिए एक बार, कभी कुछ वेरीफाई कर लीजिए, कुछ गलती हुई हो तो। उसके बाद आप लोग का ये स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स है, ये देख लीजिए। यहाँ पे भी कुछ सारे ट्रू फॉल्स दिए हुए आप लोग को, यहाँ तक है ट्रू फॉल्स के आंसर भी दिए हुए। फिर मैथ का कॉलम है आप लोग के पास, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, तो बहुत सारे मैथ का कॉलम है। ये सब पढ़िए आप लोग, इससे आप लोग का क्या होगा, नॉलेज बढ़ेगा और आप लोग के ऑब्जेक्टिव्स में मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से चल लिख पाओगे और पूरे मार्क्स निकाल पाओगे। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में अगला लेसन लेके।
बाकी सारे सब्जेक्ट्स के मैंने टैक्स का भी बना चुका हूँ, कॉस्टिंग फाइनेंस का बना चुका हूँ, इकोनॉमिक्स का बना चुका हूँ। तो आप लोग अभी कॉम का शुरू कर दिया है मैंने, थोड़े दिन बाद कॉस्टिंग का शुरू करूंगा। तो आप लोग को 5 सब्जेक्ट पूरे कवर करूंगा मैं। लेकिन शर्त ये है कि आप लोग को वीडियो फटाफट अगर मतलब मैं डालूं, तो उसके लिए शर्त ये है कि आप लोग प्लीज वीडियोस को थोड़ा क्या कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों से, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके ये वीडियो। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में अगला लेसन लेके। थैंक यू वेरी मच।